नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश। आप सबने वह दावा जरूर देखा होगा जो देश के राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के भारत के 11 ज्योतिषियों ने किया है। कहा कि इंग्लैंड से भारत की जीत होगी, क्रिकेट में भारत इंग्लैंड पर फतह करेगा और यह हर कीमत पर होगा। और वह सब कुछ उन्होंने गुणा गणना, राहु केतु, दशा दिशा, सूर्य चंद्रमा देखकर कहा। संघर्ष बहुत जबरदस्त होगा, बट फाइनली भारत के पक्ष में ये मैच विजय के योग बन रहे हैं। 100% हम 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा भारत का विजय प्राप्त। मुझे तो लग रहा है कि 7 खिलाड़ियों से पहले ही टीम इंडिया बहुत अच्छा परिणाम दे देगी। कमाल होगा, बहुत चतुरता के साथ खेलने वाले हैं। कब तक कांटा झुका रहे हैं। लगेगा जीत हमारी होगी। आप दोनों का स्वागत है जनज्वार में। सुदेश जी, पहला सवाल आप ही से कि 11 ज्योतिषियों ने देश के राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर दावा किया कि भारत जीतेगा, लेकिन भारत हार गया। ऐसे खेल, ऐसी चीजों की मतलब इस तरह के अनुमान की इजाजत क्यों मिलती है? इसका समाज पर क्या असर पड़ता है और ये स्पेस ही क्यों मिलता है? देखिए कि जहाँ तक ये ज्योतिषियों का जो उन्होंने दावा किया था कि भारत की टीम जीत जाएगी, मुझे तो लगता है कि जो हार जीत का जो सवाल होता है वो असल में ग्राउंड पर ही तय होता है। ग्राउंड पर की जो पोजीशन है, खिलाड़ियों जो की ताकत है, उनके जो स्किल्स है, वो स्किल्स वो कैसे कैसे आजमाते हैं, कैसे कैसे उपयोग में लाते हैं। और जैसा जैसा खेल बढ़ता जाता है उसके उसके अनुसार अगर वो अपने प्लानिंग में अगर कुछ बदलाव लाते हैं और कोई अच्छा सा प्लानिंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो सक्सेस होने के लिए जरूरी होता है। ना कि पहले कोई मैच के पहले अगर कोई बोल देगा कि आपकी टीम जीत जाएगी या हार जाएगी, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता, ऐसा मेरा कहना है। जी नहीं, लेकिन ज्योतिषियों ने जिस आधार पर, चूंकि आप साइंटिफिक टेम्पर के लिए काम करते हैं, समाज में वैज्ञानिक चेतना के लिए आप सब काम करते हैं, जिस संगठन से जुड़े हैं, उस दृष्टि से अगर आप देखें तो इसको स्पेस ही क्यों दिया जाता है? सभी लोग इस बात को जानते हैं जो आप कह रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है। अभी ये जो ज्योतिषी जो है वो हमेशा ऐसे जो उनके जो दावे होते हैं वो सिर्फ खेल में ही नहीं, जबकि ऐसे चुनाव वगैरह भी होते हैं अपने देश में या कई अपने यहाँ पर होते हैं, उस टाइम भी वो अपने अपने अंदाज लगाते हैं। और हर बार हमें हमारे सामने आ जाता है कि उनका जो दावा है वो बहुत ही बार मतलब मैक्सिमम टाइम जो होता है वो झूठा ही साबित होता है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो उनका जो दावे होते हैं ये दावे असल में नहीं होते, क्योंकि जो ग्रह गोल तारे की जो परिस्थिति होती है या स्थिति होती है और यहाँ की जो परिस्थिति है, ये इसमें बहुत सा अंतर होता है। ग्रह गोल तारे की जो स्थिति है वो यहाँ की परिस्थिति बिल्कुल ही नियंत्रित नहीं कर सकती। और किसी आदमी का जो खुद का जो जीवन है, उसके जीवन में होने वाली जो घटनाएं हैं, वो घटनाओं पर ये ग्रह गोल तारे की स्थिति का कोई असर नहीं होता, ऐसा हम शुरू से मानते आ रहे हैं। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं इस बात पर। और मुनीष जी ने, आपने सुना कि सुदेश जी ने क्या कहा। आपको भी लगता है कि सुदेश जी की बातें ठीक हैं? और दूसरी बात ये जो मैंने सुदेश जी से भी सवाल किया वो ये कि क्या आखिर इन्हें स्पेस इतना बड़ा क्यों मिलता है? उसकी वजह क्या है, जब सभी जानते हैं कि ग्रह नक्षत्रों की जो लाखों किलोमीटर दूर है हमसे, उनका कोई असर नहीं पड़ता है। देखिए, ये तो जो भारत की जिस तरीके की शासन व्यवस्था है उसमें जो सरकारें हैं वो इनको प्रश्रय देती हैं, और प्रश्रय ही नहीं देती बल्कि इनको प्रमोट भी करती है। और इससे उनकी जो सत्ता है वो स्थिर बनती है और उनका जो राज है वो लोगों पर कायम होता है। इसलिए वो ज्योतिषों को स्टैब्लिश करते हैं। और जो अपनी लोगों के जीवन के अंदर जो अभाव है, जो परेशानियां हैं, उससे भटकाने का काम भी बहुत हद तक जो है ज्योतिष करते हैं। और जिस तरीके से हम लोग अभी पूरा देख रहे थे, एबीपी पे लगभग 25 मिनट का पूरा प्रोग्राम चला और उसमें सारे ज्योतिषों ने आखिरी में दावा किया कि कंट्रास्ट मैच होगा, भारत ही जीतेगा, एक तरफा जीतेगा। इस तरीके के दावे अंत में ज्योतिषों ने किए और परिणाम बिल्कुल उल्टा हुआ। मैच एक तरफा हुआ, इंग्लैंड पूरा मैच जीती। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये पाएंगे कि जो समाज है वो ज्योतिषों के चंगुल से बाहर नहीं आएगा।
अंधविश्वास के दलदल से अपने आप बाहर नहीं आए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें समाज के अंदर ऐसी होती हैं जो कि लगातार लोगों को अंधविश्वास की तरफ धकेलने का काम करती हैं। और यही कारण है कि ज्योतिषाचार्य समाज के अंदर आज भी स्टैब्लिश है। जिस दिन चंद्र ग्रहण पड़ा, रात को भूकंप आया, उससे जी। पहले दुनिया के, इस देश के किसी भी ज्योतिष ने नहीं कहा कि चंद्र ग्रहण का असर पड़ेगा और भूकंप आएगा, और भूकंप का केंद्र नेपाल होगा और उसकी तीव्रता 6 से भी ज्यादा होगी रिएक्टर स्केल पर। लेकिन जब भूकंप आया तो अगले दिन सारे ज्योतिष कहने लगे कि ये जो चंद्र ग्रहण था उसका प्रभाव है, और उसके बाद सारे लोग अपनी बात को कहने लगे और तमाम मीडिया भी इसको प्रमोट करने लगा। दरअसल हमारे देश की सरकार और उसके जितने भी स्तंभ हैं, वो सारे के सारे नहीं चाहते हैं कि इस देश के लोग वैज्ञानिक चेतना से लैस हों, इस देश के लोग कूपमंडूकता से बाहर आए। क्यों? क्योंकि यदि लोग पिछड़े बने रहेंगे तो उनका शासन देश के ऊपर बढ़िया से चलता रहेगा, इस्टेब्लिश होता रहेगा। इसलिए वो लोगों को पिछड़ा बना करके रखना चाहते हैं, और इसीलिए 25 मिनट का प्रोग्राम होने के बावजूद भी किसी ने एबीवीपी का विरोध नहीं किया, किसी ने उन ज्योतिषाचार्य का विरोध नहीं किया। आप देख लीजिए, कोई इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं है। एक आपका चैनल इसको लेकर के जरूर कोई बात कर रहा है। सुदेश जी, चंद्र ग्रहण की रात, देर रात लगभग 2 से 3 के बीच में जो भूकंप आया, उसको लेकर किसी ज्योतिषी ने कोई दावा नहीं किया कि चंद्र ग्रहण की रात आ सकता है भूकंप। वह जिन ग्रह नक्षत्रों को देखता है, पृथ्वी वायु सब एक दूसरे से जुड़े हैं अगर उसके अनुसार, तो उसके बारे में तो वह 2 शब्द नहीं बता पाता। लेकिन क्रिकेट के बल्ले और बॉल और इंग्लैंड में हो रहे मैच की वह स्थिति बता ले जाता है। मेरा सवाल यह है कि इन चीजों के खिलाफ जब यह झूठ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर परोसा जाता है, तो क्या इसके खिलाफ कोई देश में कानून, कोई चीज, कोई जागरूकता, कोई तरीका इसको काउंटर करने का भी है? देखिए, ज्योतिष के खिलाफ तो अभी तक कोई कानून तो बना नहीं है। जैसे कि महाराष्ट्र में अंधविश्वास के खिलाफ कानून बनाया गया है। जब वो बनाते रहे थे डॉक्टर दाभोलकर, तभी उन्होंने ज्योतिष के बारे में भी उन्होंने ये उसका समावेश हो ऐसा लिखा था। लेकिन यहाँ की जो सरकार थी, उन्होंने उस कलम को ज्योतिष से उसको हटा दिया था। और अभी तक तो कोई कानून नहीं, लेकिन हमारे पास इतना ही अभी हथियार है कि हम लोगों के पास जाए, लोगों को वैज्ञानिक चेतना के बारे में बताए कि ये ज्योतिष जो होता है, ये ज्योतिष का जो बैकग्राउंड है या उसका जो फंडामेंटल्स है, वो बिल्कुल गलत फाउंडेशन पर खड़ा है। ऐसा अगर हम लोगों को बताते हैं और लोगों को ये सब जो अभी चीजें सामने आ रही है, जैसे कि उन्होंने बताया कि खेल में जीत जाएंगे लेकिन खेल में हार गए। जैसे कि आपने दूसरा उदाहरण दिया कि भूकंप आया लेकिन भूकंप के बारे में किसने बताया नहीं। वैसे ही 2 साल तक अपने हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में कोरोना का कहर चलता रहा था, लेकिन उसके पहले तो किसी ने बताया नहीं कि इतने 2 साल तक कोई कोविड का ऐसा कोई बड़ी महामारी आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये सब जो ज्योतिष जो थे, उनके दावे असल में ऐसे ही होते कि जब वो कोई इंसिडेंस हो जाता है तो उसके बाद वो जागरूक हो जाते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि ये हमें लगता था कि ऐसा होने वाला है। कोरोना को लेकर कोई बात नहीं बताई, अभी महत्वपूर्ण है कि आखिर ज्योतिष में अगर हैं और आप बता ही सकते हैं स्थितियां कि क्या होने वाला है, तो ये भी बता सकते हैं कि कोरोना आने वाला है तो उससे सावधान हो जाते। हालांकि ये लोग गो कोरोना गो और ताली थाली बजाने में भारत के ज्योतिषी लगे पड़े थे। मनीष जी, आपसे आखिरी सवाल यह कि अगर इस तरह की चीजें राष्ट्रीय स्तर पर परोसने की कोशिश की जा रही है, बड़े मीडिया घराने, आपने बताया 25 मिनट का कार्यक्रम करते हैं, उस पर कोई काउंटर नहीं है, हम सब बिल्कुल मुंह ताकते रहते हैं और उसे जाने देते हैं। मैं उस प्रभाव के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि इसका असल में असर क्या होता है जब हम मुंह बाए इनको देखकर इनकार करते हैं या कहते हैं कि होने दो, जो हो रहा है क्या फर्क पड़ता है। क्या वाकई क्या कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी सोसाइटी पर? देखिए, सोसाइटी के अंदर तो इसके इम्पैक्ट है ही, लगातार असर है, और वो हमको रोज दिखाई देता है जी। अभी एक स्कूल के अंदर एक रोटरी क्लब ने लड़कियों की एनीमिया की जांच कराई, तो उसमें 60% लड़कियां एनीमिया से ग्रस्त, मतलब उनका जो ब्लड का जो मतलब हीमोग्लोबिन का लेवल था वो 12 से भी नीचे था। लेकिन यदि हम उनके परिवार से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, तो वो ये नहीं मानेंगे कि उनकी जो लड़कियों की जो कुपोषण की स्थिति है
उसके लिए भारत सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। वो ये मानेंगे कि जो हमारे बुरे कर्म हैं, जो हमने जो पिछले जन्म में जो बुरे कर्म किए होंगे, उसका परिणाम इस जन्म में हमको भुगतना पड़ रहा है। तो लोगों को जो जागरूक करने का जो सवाल होता है, सरकार जानबूझ के इन सारी चीजों को आगे लेकर के आती है कि लोग खूब पुलिस ये बंटुकता में बात रहें। तो है ही। मैं थोड़ा मध्यवर्ग की तरफ एक इशारा करना चाह रहा था कि वह मध्यवर्ग जो बड़ी टीवी स्क्रीन पर बैठा है 70-80 इंच की, वह मध्यवर्ग जो करोड़ों रुपए के फ्लैटों में बैठा है, वह भी इस तरह की चीजों से क्या अछूता है, या उसमें यह और रचता बसता जा रहा है और बिल्कुल पाखंड और आधुनिकता का एक नया भारत मिश्रण की तरफ बनने जा रहा है? देखिए, ये जो पाखंड है ना, ये तो लगातार जी। बढ़ रहा है देश के अंदर, समाज के अंदर। जितना विज्ञान, जी। टेक्नोलॉजी और जितना मोबाइल के माध्यम से लोगों पर पूरे दिन इंफॉर्मेशन आ रही है, उसमें पाखंड की इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा रेशियो है। और बकायदा इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, बकायदा सोशल मीडिया की विशेषज्ञ बैठे हैं जो पाखंड को लगातार लोगों के बीच में परोस रहे हैं। और मैं तो देख रहा हूँ कि जो मध्यम वर्ग के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो जब कैंसर का इलाज कराते हैं और आकर के फिर महामृत्युंजय का जाप भी कराते हैं मंदिर के अंदर। और ये चीज हम रोज देखते हैं। और एक दिन तो मेरी एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति से इस मामले को लेकर के काफी बहस भी हुई, डिस्कशन भी हुआ। मैंने कहा, जिन वैल्यूज को आप समझ रहे हैं कि यदि आपको आध्यात्मिक रूप से ठीक होना है, बोले हमें तो दोनों काम करने हैं। तो मैंने उनसे कहा कि यदि आपको अपने आध्यात्मिक ताकत पर इतना ज्यादा भरोसा है तो आप कीमोथेरेपी जो करा रहे हैं, आप इसको बंद कर दीजिए। यदि आप इसको बंद कर देंगे तो मैं मानूंगा कि आपको अपनी जो आध्यात्मिक ताकत है उस पर भरोसा है। दरअसल आप दोनों चीजें कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपको भरोसा नहीं भी है। आप जीवन के अंदर तो विज्ञान को ही प्रबल मान रहे हैं, लेकिन समाज के अंदर जो भय का पूरा जो कारोबार है कि तुम्हारे बुरे ग्रह है, तुम्हारी ग्रह दशा खराब चल रही है, वो जो चीज है लोगों के दिमाग में बैठी हुई है कि अखबार जब आदमी खोलता है तो उसमें देखता है कि मेरी राशि कौन सी है। फिर वो कहता है मेरी मैं बॉ से मेरा नाम शुरू होता है, मेरा नाम यदि विकास है तो मेरी राशि वृष है। तो उसमें वो बताएगा कि अखबार की आपका दिन कैसा निकलेगा, आपको फायदा होगा, नुकसान होगा। लेकिन लोग इतना नहीं समझ पाते कि इस देश के अंदर 140 करोड़ लोग हैं, वो 12 राशियों से कैसे गवर्न हो सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर 8 अरब की जनसंख्या नहीं, फिर पहुंचने जा राशि रही में है। सब नहीं वो आते, सिर्फ हिंदू आते हैं। नहीं, लेकिन हिंदू आते हैं, लेकिन जब पंचांग की बात आती है तो वो तो हाँ। सभी पे असर डालेगी ना। जी। आप माने ना माने, हिंदू में बहुत सारी तबका ऐसा है जिसको नहीं मानता, लेकिन वो इसमें नहीं आते हैं। बात यह है कि यदि हम लॉजिक करना नहीं सीखे, हम लोग इस देश के अंदर लॉजिक करना नहीं सीखे, जैसे भारत के संविधान का आर्टिकल 51A(h) है, वो इस बात को फंडामेंटल ड्यूटी बताता है कि हर आदमी को साइंटिफिक मतलब टेम्परामेंट का प्रचार प्रसार करना उसका दायित्व है। यानी कि विज्ञान की बात करना, वैज्ञानिक चेतना से लोगों को लैस करना, यह हर व्यक्ति का दायित्व है, गवर्नमेंट का भी दायित्व है। तो यदि एबीपी चैनल या इस तरह के तमाम जो ज्योतिषाचार्य आ रहे हैं और इस तरह की चीजें परोस रहे हैं, तो इनको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन सरकार अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर रही है, और उसी का परिणाम यह है कि ये तमाम चीजें देश के अंदर फल फूल रही हैं। और लोग जो है लगातार आगे बढ़ने की जगह 21वीं सदी में जब लोगों को आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने की जगह उनको लगातार एक सचेतन तरीके से उनको पीछे धकेला जा रहा है। ये पूरे देश के अंदर हम लोग लगातार देख रहे हैं। सुदेश जी, और कहना चाहेंगे आप? हाँ। देखिए कि ये ज्योतिषियों ने जो दावा किया था, उनकी जो बहस वो चैनल पे चली, अगर वो चैनल की बहस अगर हमारी टीम इंडिया अगर देखती है और उनको ये पता चलता है कि ज्योतिषियों ने ऐसा ऐसा बोला है, तो ज्योतिषियों ने बहुत सारे उसमें बातें की थी। जैसे कि जो हमारा कैप्टन है रोहित शर्मा, उसका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं रहेगा, उसका मनोबल अच्छा नहीं रहेगा, शायद वो दूसरों को मनोबल अच्छा कर सकता है, लेकिन उसका खुद का अच्छा नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि जो खेल होता है, तो खेल में साइकोलॉजी का बहुत बड़ा असर होता है। तो बिल्कुल। अगर ये पहले से अगर उनको ऐसे कोई सजेशन अगर कोई चैनल के माध्यम से अगर मिल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका असर, एक बुरा असर उनके खेल पर भी हो सकता है। तो मुझे तो लगता है कि ये अपना जो क्रिकेट जो टीम है, उसका कैप्टन है या जो अपने इंडियन क्रिकेट की काउंसिल है, उन्होंने ये सब ज्योतिषियों पर कोई ना कोई तो दावा बोलना चाहिए कि आपने जो झूठा दावा किया था कि इंडिया की टीम जीतेगी, असल में वो नहीं जीत पाई। तो इसके खिलाफ, उनके खिलाफ वो कुछ दावा जरूर दाखिल करे, ऐसा मेरा कहना है। ये कहना चाहता हूँ जी। कि यदि ज्योतिष इतने ही ज्यादा प्रभावी है तो सेलेक्टर्स को हटा देना चाहिए, और जो टीम चुनी जानी है वो सारे खिलाड़ियों की ग्रह दशा ज्योतिषों को दे दी जाए, उनका जन्म और उनका नाम उनको बता दिया जाए, और वो फिर देखें भाई किसकी ग्रह दशा अच्छी है
किसका जो है मंगल ग्रह अच्छा है और किसका राहु ग्रह जो है नीचे की कक्ष मतलब प्रभावी नहीं है, और उस अनुसार टीम को चुना जाए और वो श्योर जीतेगी। फिर जरूरत ही क्या है सिलेक्टर्स की, कि आप जो है एक चयन मंडल बना रहे हैं, उसमें टीम को चुन रहे हैं, आप ज्योतिषियों को बैठा दीजिए, सबके जन्मपत्र उनके हाथ में दे दीजिए, जिसके कुंडली बढ़िया दिखाई देगी उसको आप खिलाइए और वो श्योर जीतेगी। फिर जरूरत ही क्या है इतनी सारी बहस करने की और इतनी सारी चीजें करने की। जी, शुक्रिया आप दोनों का बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सुरेश गोदेराव और मुनीश कुमार। यह दोनों लोग भारतीय समाज में साइंटिफिक टेम्पर को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि पाखंड के खिलाफ सही जानकारी आप सब तक पहुंचे। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप गालियों के साथ तर्क भी जरूर रखिएगा कि आपको हमसे क्या शिकायत है और क्या जानना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो कि दोनों लोगों ने टिप्पणी की आखिर में, कि एक तो मानसिक असर पड़ता है ऐसी चीज़ों के प्रसारित होने के बाद, और दूसरी बात ये कि अगर यह इतने ही ज्योतिषी काबिल हैं तो चयन समिति की क्या ज़रूरत है, इन्हीं को रखा जाए और यही राहु केतु की दशा बताकर क्रिकेट टीम का चयन कर सकते हैं। शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। जन ज्वार जनता की